ऑलराइट गाइस, चलो वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। क्या करने वाले हैं सर हम लोग? अभी आगे के डेफिनेशंस करने वाले हैं हम लोग। कुछ डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा ताकत रखते हैं, वो डेफिनेशंस हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि आपका स्मॉल कंपनी हो गया, गवर्नमेंट कंपनी हो गया। स्मॉल कंपनी तो इतना ज्यादा पूछा जा रहा है डेफिनेशन कि मैं क्या ही बताऊं, इंस्टीट्यूट का फेवरेट डेफिनेशन है मेरे को तो लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस और जो बचे हैं वो करते हैं। सबसे पहले लिख लो स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है सर? एकदम ध्यान से समझना। स्मॉल कंपनी मतलब क्या है सर? छोटी कंपनीज। मेरे को एक बात बताओ सर, छोटी कंपनी मतलब क्या? छोटी कंपनी मतलब जो एक छोटे से क्लासरूम में बनती है। छोटी कंपनी मतलब क्या होती है? जो इतने से जगह में बनती है। क्या होता है छोटा कंपनी? सर छोटा कंपनी, सबसे पहले एक बात समझो, स्मॉल कंपनी डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी? स्मॉल कंपनी डिफाइन करने की जरूरत यह पड़ी कि आप, जैसे कंपनीज एक्ट है यार, दो तरह की कंपनी है। मेरे को एक बात बताओ, एक है राम लिमिटेड। राम लिमिटेड कौन है सर? राम एक छोटा सा बंदा है, उसने कंपनी बनाई। वो क्या करता है? स्वीट्स बेचता है। स्वीट्स बेच करके उसकी टर्नओवर होती है 20 लाख रुपए की, और मस्त उसमें से पैसा कमाता है वो, पर उसने बना दी कंपनी। दूसरी तरफ है राजा लिमिटेड। सर राजा लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी में बहुत कमाता है, टर्नओवर है उसका 2000 करोड़ का, 2000 करोड़ का। मेरे को बताओ, क्या ये दोनों कंपनीज हैं? हाँ सर। क्या ये दोनों कंपनीज पे कंप्लायंसेस आएंगे? हाँ सर। क्या ये दोनों कंपनीज पे कंप्लायंसेस एक बराबर होने चाहिए? अरे बिल्कुल भी नहीं यार, ये इतनी बड़ी कंपनी है, ये कंप्लायंसेस कर सकती है। वो राम लिमिटेड को अगर तुम कंप्लायंसेस के चक्कर में डालोगे, वो बेचारी परेशान हो जाएगी और कोई भी कंप्लायंसेस नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमने बोला कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक ऐसी एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी। मतलब ये सारे कंपनीज है ना, उसी में से एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी जहां पे हम कुछ स्मॉल कंपनीज को छाटे, और फिर क्या करेंगे पता है? इनको बहुत सारे एक्सेप्शन दे देंगे। बहुत सारे एक्सेप्शन दे देंगे सर। ये एक्सेप्शन है ना, बहुत मजा आएगा स्मॉल कंपनी को, पर बहुत ज्यादा दर्द होगा हमको और तुमको। क्यों सर? हमको पढ़ाना और तुमको पढ़ना पड़ेगा कि देखो ये पूरा प्रोविजन है, लेकिन ये स्मॉल कंपनी को अप्लाई नहीं होता, ये प्राइवेट कंपनी को अप्लाई नहीं होता। तो इस तरह के एक्सेप्शंस आएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर। सर स्मॉल कंपनी आप बनाओगे कैसे? मतलब आप अगर किसी कंपनी को स्मॉल कंपनी के कैटेगरी में छांटना चाहते हो, मान लो एक क्लासरूम है, क्लासरूम पूरी भरी है, उन भरी हुई चीजों में से मैं कुछ छोटे कंपनीज को उठा के छांटना चाहता हूं, तो मैं कैसे छांटूंगा? मैं छांटने के लिए कुछ क्राइटेरिया निकालूंगा। कंपनी के केस में वो क्राइटेरिया होता है दो। पहला क्राइटेरिया होता है आपका पेड अप शेयर कैपिटल, और दूसरा क्राइटेरिया होता है आपका टर्नओवर। पहला क्राइटेरिया होता है आपका पेड अप शेयर कैपिटल, और दूसरा क्राइटेरिया होता है आपका टर्नओवर। तो अगर मैं आपको कहूं तो स्मॉल कंपनी क्या होती है सर? स्मॉल कंपनी वो होती है जो तीन कंडीशन मीट करती है। सबसे पहला, स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। सर अदर देन पब्लिक कंपनी का क्या मतलब होता है? अदर देन पब्लिक कंपनी का मतलब होता है इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। मतलब क्या है? वो प्राइवेट कंपनी है, इट इज अ प्राइवेट कंपनी। तो कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी मतलब स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज प्राइवेट कंपनी। तो सर ये लॉजिकल सी भी बात है ना, अगर आप सोचो, इफ यू थिंक ऑफ इट, इट इज वेरी लॉजिकल। व्हाई इज इट लॉजिकल सर? क्योंकि भैया लॉजिकल इसलिए है क्योंकि आप स्मॉल कंपनी बोल रहे हो, तो पब्लिक कंपनी स्मॉल नहीं हो सकती ना। अरे एक बात बताओ, अगर हमारी फेस टू फेस क्लास जो बनती है, फेस टू फेस क्लास में 1000 बच्चे बनते बैठते हैं, उस 1000 बच्चे की क्लास को आप कभी भी स्मॉल क्लास बोल सकते हो क्या? किसी भी कारण से मान लो आपने पूरी क्लास में फीस ली 1000 रुपए की टोटल, फिर भी आप स्मॉल कंपनी बोल सकते हो क्या? नहीं भाई, इट इज नेवर अ स्मॉल कंपनी। सिमिलरली पब्लिक कंपनी कैन नेवर बी अ स्मॉल कंपनी, इट इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी। दूसरा, सच कंपनी हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लेस देन अ पर्टिकुलर लिमिट। सर पेड अप शेयर कैपिटल मतलब उसमें जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, जो पैसा आपने उस कंपनी में डाला है, वो उस एक लिमिट से कम है। एंड टर्नओवर ऑल्सो विच इज लेस देन अ पर्टिकुलर लिमिट। टर्नओवर जो एक लिमिट से कम है, और पेड अप शेयर कैपिटल जो एक लिमिट से कम है। और सर ये लिमिट कौन से होते हैं? ये लिमिट वो होते हैं एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर लिमिट प्रिस्क्राइब कौन करता है? लिमिट प्रिस्क्राइब करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन प्रिस्क्राइब करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करके बोला कि लिमिट होगा 4 करोड़ और 40 करोड़ का। 4 करोड़ और 40 करोड़ का मतलब अगर आप एक स्मॉल कंपनी बनना चाहते हैं तो आपका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम होना चाहिए, एंड योर टर्नओवर शुड बी लेस देन 40 करोड़। सर ये जो 4 और 40 करोड़ का लिमिट है ना, ये सीजी ने बताया। सर एक्ट ने क्यों नहीं बताया? मैं बताता हूं आपको एक्ट ने क्यों नहीं बताया। ये जो लिमिट 4 करोड़ और 40 करोड़ था ना, पिछले ही साल ये 2 करोड़, और पिछले साल नहीं, 2022 में ये 2 करोड़ और 20 करोड़ था। कितना था? ये 2 करोड़ था, ये 20 करोड़ था। अभी कितना हो गया? डबल हो गया।
सर ये जो डबल हुआ इसको हम कहते हैं अमेंडमेंट, इसको हम कहते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब जो प्रोविजन है उसको आप चेंज कर रहे हो। अब राजा एक बात बताओ, यही अमेंडमेंट अगर एक्ट में करना पड़ता तो क्या होता? आपको फिर लोकसभा के पास लेके जाओ, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट का एक्शन, फिर जाके ये चेंज होता। पर अभी क्या हुआ, सीजी ने अचानक से एक नोटिफिकेशन निकाला कि आज से स्मॉल कंपनी वो है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है और टर्नओवर 40 करोड़ से कम है, बात खत्म। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैनेज कर लिया, लोकसभा राज्यसभा किसी का अप्रूवल नहीं लगा, तो इसीलिए हमने क्या करते हैं, हम प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बहुत आसानी से क्या कर सके, मैनेज कर सके। अब मेरी एक बात सुनना सर, मेरी एक बात सुनना सर, यहां पे ना एक्चुअल बेयर एक्ट पढ़ोगे ना तो यहां पे कुछ लिमिट्स लिखे हुए हैं, यहां पे कुछ लिमिट्स लिखे हुए हैं कि पेड अप शेयर कैपिटल इतने से कम होना चाहिए और सच हायर अमाउंट एज सीजी में प्रिस्क्राइब्ड व्हिच शैल नॉट एक्सीड अ पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसा एक लिमिट बना हुआ है। वो लिमिट अपने को पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कसम से बता रहा हूं। क्यों सर? क्योंकि आप कितना भी रट लो भैया, एग्जाम में आपको सिर्फ 4 करोड़ और 40 करोड़ याद आना है। अगर इसमें आपने फंबल मार दिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसमें आपने फंबल मार दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सर आपको यही याद रखना है, स्मॉल कंपनी बनने के लिए 4 करोड़ और 40 करोड़ से कम का क्या होना चाहिए, टर्नओवर आपका 4 करोड़ से कम का पेड अप शेयर कैपिटल और 40 करोड़ से कम का टर्नओवर। सर मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको इलस्ट्रेशन बता रहा हूं, वो इलस्ट्रेशन से आपको परफेक्टली समझ आ जाएगा। 3 कंपनी है सर, ABC, ठीक है। मैं आपको पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर बता रहा हूं, आप मेरे को बताना स्मॉल कंपनी है कि नहीं है। पहला केस है ए लिमिटेड की, अगर मैं बात करूं तो इसका पेड अप शेयर कैपिटल है 2 करोड़ और टर्नओवर है 20 करोड़। दूसरे केस में बी लिमिटेड है, बी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पेड अप शेयर बी प्राइवेट लिमिटेड जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है 4 करोड़ नहीं 3 करोड़ और 50 करोड़। और तीसरे केस में सी प्राइवेट लिमिटेड है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है 5 करोड़ और 50 करोड़। मेरे को बताओ तीनों तीनों स्मॉल कंपनी है कि नहीं है? एक एक करके देखो, ए लिमिटेड का देखो पहले। सर ए इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। क्यों सर? पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम होना चाहिए था, 2 करोड़ है। टर्नओवर 40 करोड़ से कम होना चाहिए था, 20 करोड़ है। लेकिन मैंने बोला था एनी कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, ये पब्लिक कंपनी है। अगर ये प्राइवेट होती तो इसका नाम होता है ये प्राइवेट लिमिटेड, दिस इज अ पब्लिक कंपनी एंड हेंस इट कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। दूसरा, सर बी प्राइवेट लिमिटेड है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम होना चाहिए था, 3 करोड़ है। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। टर्नओवर 40 करोड़ होना चाहिए था, 50 करोड़ है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुई। पर चलो पेड अप शेयर कैपिटल का कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया है ना, तो ये क्या बन जाएगी, स्मॉल कंपनी बनेगी कि नहीं बनेगी? सर इट विल नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। क्यों सर? क्यों इट विल नॉट बी अ स्मॉल कंपनी? बिकॉज इट विल नॉट बी अ स्मॉल कंपनी बिकॉज सर आपको ना दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अरे छोटी कंपनी मतलब, एक सेकेंड, लेक्चर चला परफेक्ट है, ठीक है। हाँ हाँ, सुनो, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मेरी बात सुनो। सर आप एक बात समझो, छोटी कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें पैसे भी कम लगे हैं और टर्नओवर भी कम कर रहा है, दोनों। अगर मैं बोलूं मैंने 3 करोड़ रुपए लगाए पर मेरा टर्नओवर 1000 करोड़ का है, मैंने 3 करोड़ लगाया पर मेरा टर्नओवर 1000 करोड़ का है, तो मैं कहां से स्मॉल कंपनी हो गया भाई? फिर तो मैं स्मॉल कंपनी नहीं हूं ना। तो इसीलिए हमने बोला कि एक स्मॉल कंपनी मतलब आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, पेड अप शेयर कैपिटल भी कम होना चाहिए, टर्नओवर भी कम होना चाहिए। तो यहां पे टर्नओवर ज्यादा हो गया ना, इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी ऑल्दो इट इज अ प्राइवेट कंपनी, although the paid up share capital is less than 4 crore, still it is not a small company. Next point sir same, यहां पे तो दोनों ही कंडीशन मीट नहीं हो रहा है, तो you are not a small company। समझे क्या मतलब? अगर आपको स्मॉल कंपनी बनना है so you have to be like D प्राइवेट लिमिटेड जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़ है और टर्नओवर 30 करोड़ है, तो ये यस प्राइवेट कंपनी हो गया, यस स्मॉल कंपनी हो गया। समझे? समझे क्या राजा? बोलो ना, समझे क्या? पक्का? हाँ कि नहीं, बोलो ना प्लीज ना। हाँ समझे? पक्का? प्रॉमिस? चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। सर ये आपके स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन हो गया, स्मॉल कंपनी के आगे बढ़ते हैं। और स्मॉल कंपनी में ना कुछ एक्सेप्शन है आगे। एक्सेप्शन में स्मॉल कंपनी में बोला कि 3 कंपनी ऐसे हैं जो भूल से भी, तुम स्मॉल कंपनी मत बोलना, मार दूंगा वरना मैं। इन्होंने क्या बोला, 3 कंपनीज ऐसे हैं जो तुम ना मजाक मजाक में भी स्मॉल कंपनी मत बोलना, चाहे वो प्राइवेट क्यों ना हो,
चाहे वो पेड अप शेयर कैपिटल कम क्यों ना हो, टर्नओवर कम क्यों ना हो, पर तुम उसको स्मॉल कंपनी नहीं बोलोगे। कौन से 3 कंपनी सर, इतने कौन से कंपनी हो गए? पहला पहला आपके सर, एक कंपनी जो किसी की होल्डिंग है या एक कंपनी जो किसी की सब्सिडरी है, वो कभी स्मॉल हो ही नहीं सकता। सर एक बात बताओ, आज मैं साल का 1 लाख रुपए कमाता हूं और मेरे पापा दिन का 1 लाख रुपए कमाते हैं। मैं साल का 1 लाख रुपए कमाता हूं और मेरे पापा दिन का 1 लाख रुपए कमाते हैं। तुम अगर मेरी अकेले की अर्निंग देखोगे तो तुम बोलोगे कितना गरीब है यार, साल का 1 लाख रुपया बस। पर तुम अगर मेरे पापा की अर्निंग देख लोगे, तुम क्या मेरे को मेरे को छोटा आदमी बोल पाओगे? अगर तुम मेरे पापा की अर्निंग देख लोगे, क्योंकि तुमको पता है पापा की जो अर्निंग है वही मेरी अर्निंग है, वो कमाए हम कमाए एक ही बात है ना। हाँ, जो तेरा है वो मेरा है, पापा के साथ तो यही है ना, जो मेरा है वो मेरा ही है पर जो आपका है वो भी मेरा है। तो भैया आप एक बात समझो, आप अगर कोई सब्सिडरी कंपनी हो तो माना आपका पेड अप शेयर कैपिटल कम होगा, माना आपका टर्नओवर कम होगा, पर आप किसी के सब्सिडरी हो वही बड़ी बात है, आपके ऊपर किसी बड़े इंसान का हाथ है वही बड़ी बात है। तो हमने बोला तुम यार कभी स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकते। दूसरी तरफ से देखो सर, होल्डिंग कंपनी, यार तुम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके तुम उसको होल्ड कर रहे हो और तुम बोल रहे हो मैं स्मॉल कंपनी हूं। अरे स्मॉल कंपनी अपना खुद का नहीं चला पाती, तुम किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करके उसको अपनी सब्सिडरी बना रखे हो, मतलब भैया तुम तो बहुत बड़े आदमी हो। तो लॉ ने बाय डिफॉल्ट क्या बोला, तुम्हारा चाहे कुछ भी पेड अप शेयर कैपिटल हो, कुछ भी टर्नओवर हो, 2-2 रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर भी हो, पर अगर तुम किसी का होल्डिंग या सब्सिडरी हो ना, तो तुम स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। दूसरा सर, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि अगर आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब आप एक ऐसी कंपनी हो जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से नहीं बना है। अगर आप प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से नहीं बने हो तो हम आपको वैसे भी स्मॉल कंपनी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यार आप अपने आप में एक सेक्शन 8 कंपनी हो, हमने सेक्शन 8 कंपनी को दुनिया भर के एक्सेप्शन ऑलरेडी दे रखे। तो देखो जबरदस्ती स्मॉल कंपनी बन के करना क्या है, तू हट जा, तेरे लिए तो ऑलरेडी एक्सेप्शन है ना भाई, तू क्यों बीच में आ रहा है। और तीसरा और लास्ट, अगर आप किसी स्पेशल एक्ट के अंदर बने हुए कंपनी हो, जैसे कि हो गया LIC, जैसे कि हो गया LIC, अगर आप किसी स्पेशल एक्ट के अंदर बने हुए हो तो आपको हम स्मॉल कंपनी नहीं बोल सकते। आप बिल्कुल भी अपने आप को स्मॉल कंपनी मत बोलना। क्यों? क्योंकि बहुत एक्सेप्शंस ऑलरेडी हैं आपको, क्योंकि आप स्पेशल एक्ट में बने हो, तो उससे ज्यादा और एक्सेप्शन हम आपको नहीं देना चाहते। तो ये 3 कंपनीज है जो क्या है, ये 3 कंपनीज कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्मॉल कंपनी बनने के लिए 3 कंडीशन है और 3 कंपनीज ऐसे हैं जो स्मॉल कंपनी बन ही नहीं सकते। 3 कंडीशन क्या है? एनी कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी having paid up share capital less than 4 crore and turnover less than 40 crore will be considered as a small company. But if you are a holding or subsidiary, there are 3 companies which can never be a small company: holding or subsidiary company, दूसरा सेक्शन 8 कंपनी, और तीसरा कंपनी विच इज फॉर्म्ड अंडर एनी स्पेशल एक्ट। आप कभी भी क्या नहीं बन सकते? आप क्या नहीं बन सकते बताओ राजा? सर बैंकिंग भी आएगी स्पेशल एक्ट में। हाँ जी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी सारी ही आ जाएंगी स्पेशल एक्ट में आपके। ठीक है, आगे बढ़ते, चलो मेरी बात सुनो सर। ये आपका स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन पूरा हो जाता है, मम अलोंग विद इलस्ट्रेशंस। अब मेरी बात सुनो, आगे बढ़ते हैं और आप लोग बताओ मेरे को, व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? सर इसमें पक्का प्रॉमिस तुमने फाउंडेशन में पढ़ा भी होगा, तो मैं इसे जीरो से समझाऊंगा, पर उसके बाद एक सवाल पूछूंगा और तुम लगा लो 100 रुपए की शर्त, गलत जवाब दोगे, पक्का लगा लो, ठीक है? व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी मींस, 2 तरह की कंपनी होते हैं सर। गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच मोर देन 51%, ऐसा लिख लो, इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल is held by central government, state government or both. Government company means a company in which not less than 51% of the पेड अप शेयर कैपिटल, वोटिंग पावर नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा पेड अप शेयर कैपिटल, वोटिंग पावर नहीं लिखा है। सब्सिडरी में वोटिंग पावर था, एसोसिएट कंपनी में वोटिंग पावर था, यहां पे इन्होंने पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है। सर कोई फर्क होता है क्या? होता है तभी तो लिखा है, होता है तभी तो लिखा है। फर्क क्या होता है थोड़ी देर में समझाऊंगा, पर सर आपका पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर में फर्क होता है। तो अगर आप 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अगर कौन होल्ड करता है, सीजी, एसजी या दोनों मिला के, तो वो बन जाती है गवर्नमेंट कंपनी। सर एग्जांपल दो,
सीजी में कौन आ गया सर आज के डेट में? बीजेपी। सर मेरे को एक बात, और एसजी में कौन आ गया? अगर मैं महाराष्ट्र की बात, नहीं यार महाराष्ट्र की क्या बात करूं, 15 दिन में लेक्चर पुराने हो सकते हैं। बोलेंगे सर आपने तो महाराष्ट्र का गवर्नमेंट ये बोला था, पर आज तो गवर्नमेंट ये है। बोलूंगा बेटा परसों तो रिकॉर्ड हुआ था, चेंज हो गया क्या? हाँ। बोले सर हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ रातों रात सरकार बदल जाती है, ऐसा थोड़ी है एक सरकार का 5 साल होता है। ना ना 5 मिनट भी भरोसा नहीं है। शुभम ऐसी पॉलिटिकल बातें मत कर। अरे तो क्या गलत क्या बोल रहा हूँ? हाँ कुछ गलत बोला मैंने? सुनो मेरी बात सुनो सर, कोई भी सरकार का ले लो सर, एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं वो शेयर होल्डर बनते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया एक्स लिमिटेड में, कितना? 60%, तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी? हाँ जी बिल्कुल गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। सर स्टेट गवर्नमेंट ने अगर इन्वेस्ट किया किसी कंपनी में 60%, तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी? जी हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। और सर जेड लिमिटेड की अगर बात करूं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया 30% और स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया 30%, तो ये क्या कंपनी बनेगी? सर ये बन जाएगी गवर्नमेंट कंपनी, बिकॉज पार्टली बाई बोथ हो गया, और मिला के 51% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, नॉट लेस देन 51। नॉट लेस देन का मतलब होता है एटलीस्ट, मतलब हिंदी में बोलो, जो भी आएगा ना हिंदी में बोलना। नॉट लेस देन 51 मतलब 51 से कम नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट 51 हो सकता है कि हाँ भाई हमने बस बोला 51 से कम नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 51 हो सकता है, 51 से ज्यादा भी हो सकता है, या 51 से ज्यादा है तो आप गवर्नमेंट कंपनी बन गए। आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ जी सर। अब एक बात समझो कि आपका ये तो हो गया मींस, लेकिन सर इसके आगे, अच्छा एक बात बताओगे सर, आज ओएनजीसी करके कंपनी है, ओएनजीसी में सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करता है 60% शेयर्स मान लो, तो क्या ओएनजीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है? हाँ जी बिल्कुल सर ओएनजीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है। अब आप बोलोगे सर अगर ऐसा ही है तो हमको यह बताओ कि ओएनजीसी, सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरे को एक बात बताओ सर, ये ओएनजीसी का जो शेयर्स है जो सीजी होल्ड कर रहा है, वो मतलब सीजी मतलब किसके नाम पे रहेगा? क्या वो बीजेपी के नाम पे रहेगा? क्या वो मोदी जी के नाम पे रहेगा? क्या वो अमित शाह के नाम पे रहेगा? किसके नाम पे रहेगा सर वो? सर आपको पता है जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई शेयर्स होल्ड करती है, दो शेयर्स आर हेल्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दो शेयर्स आर हेल्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब वो द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे होल्ड होगा, वो ना तो मोदी जी के नाम पे, ना ही अमित शाह के नाम पे, ना ही बीजेपी के नाम पे, वो किसके नाम पे होल्ड होगा? द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे होल्ड होगा। और जब यही शेयर्स स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करे, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो गवर्नर है ना उसके नाम पे रहता है, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर के नाम पे नहीं रहता। मतलब आपके जैसे उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में नवीन पटनायक के नाम पे शेयर्स नहीं होंगे, वहां के गवर्नर के नाम पे शेयर्स होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नर होल्ड करते हैं। अब सर ये तो हो गया गवर्नमेंट कंपनी का मतलब, लेकिन गेम इसके आगे है, एंड गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड्स सच कंपनी which is subsidiary of a government company। अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडरी हो तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? उसको भी गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, पब्लिक कंपनी में भी ऐसी था, पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी हो तो डीम्ड पब्लिक कंपनी जो था, वैसे आप अगर गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडरी हो तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको भी गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। सर इसका एग्जांपल बताओ तो, देखो ओएनजीसी लिमिटेड है, ओएनजीसी लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, उस गवर्नमेंट कंपनी ने अगर बीपीसीएल लिमिटेड में 70% होल्ड कर रखा है, कितना? 70%, तो बीपीसीएल लिमिटेड भी क्या बन जाती है? गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है, बिकॉज यू आर अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, सो यू बिकम व्हाट? यू बिकम अ गवर्नमेंट कंपनी। अब बेटा यहां तक जिसको ध्यान आया, अगला सवाल पूछूंगा, आर या पार है, ध्यान से सुनोगे तो अगला सवाल समझ आएगा, वरना छोड़ देना, एग्जाम में आएगा नहीं आएगा उसके हिसाब से हम पढ़ाई नहीं करते। अभी मैं आपको बोल रहा हूं सवाल एक जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ पे है, तुम अगर ध्यान नहीं लग रहा है खड़े हो जाओ, एक पैर पे से खड़े हो जाओ, पर मेरी बात सुनोगे तो ही समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। सुनो सर, मैं आपको बोलूं एक कंपनी है बीपीसीएल लिमिटेड, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग समझना, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 20% होल्ड करता है, स्टेट गवर्नमेंट 20% होल्ड करता है, और ओएनजीसी, ओएनजीसी जो एक गवर्नमेंट कंपनी है वो 20% होल्ड करती है, और बाकी 40% पब्लिक होल्ड करता है। कौन होल्ड करता है? पब्लिक, जनरल पब्लिक होल्ड करता है। मेरे को बताओ, इज बीपीसीएल अ गवर्नमेंट कंपनी? सर इज बीपीसीएल अ गवर्नमेंट कंपनी? हाँ या ना में जवाब दो फटाक से, फुल स्पीड।
The answer is no. The answer is no. सर क्या बात कर रहे हो? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का 20, स्टेट गवर्नमेंट का 20 और गवर्नमेंट कंपनी का 20 मिला के 60% हुआ, तो 60% से तो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है ना. द आंसर इज नो. सर गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ दो ही तरीके से बनती है, या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का होल्डिंग देख लो, या फिर आप सीधे सीधे गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी बना लो. आप गवर्नमेंट कंपनी की शेयर होल्डिंग को इंक्लूड नहीं करोगे, तो या तो आप मिला करके बोलो 40% शेयर होल्डिंग है, उससे गवर्नमेंट कंपनी बनती क्या? नहीं, बिकॉज यू नीड मोर देन इक्वल टू 51%. यू नीड मोर देन इक्वल टू 51%. या तो ये, या दूसरा सवाल, क्या आप गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडरी हो? बिल्कुल भी नहीं भाई. आप गवर्नमेंट कंपनी आप में 20% होल्ड करता है, तो आप उसके एसोसिएट हो, सब्सिडरी नहीं हो. तो आप दोनों तरीके से गवर्नमेंट कंपनी नहीं बन सके, तो आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो. सर गवर्नमेंट कंपनी बनने के दो ही तरीके हैं, जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, क्या वो पहले वाले तरीके में आता है? मतलब क्या सीजीएसजी मिला करके आप में 51% से ज्यादा होल्ड करती है? नहीं, वो तो मिला के सिर्फ 40% होल्ड करती है, तो क्रॉस. दूसरा, क्या आप गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडरी हो? नहीं, गवर्नमेंट कंपनी मेरे में सिर्फ 20% होल्ड करती है. तो जब दोनों ही कंडीशन नहीं आया, तो मैं कैसे गवर्नमेंट कंपनी बनेगा रे? कैसे? तू रोडी बनेगा? नहीं बन सकता. तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं बन सकता. क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो यस और नो. सर ये प्रोविजन हो गया आपकी गवर्नमेंट कंपनी का. ये एग्जांपल अपने नोट्स में प्लीज नोट कर लेना. ठीक है. मजा आया? मजा आया? एक बार मैं देख लेता हूं और क्या डेफिनेशन करवाने हैं मेरे को आपको. हम्म. एक लिस्टेड कंपनी करवाऊंगा, एक ऑफिसर इन डिफॉल्ट करवाऊंगा, बस फिर क्वेश्चंस देखेंगे अपन. पहले सर एक लास्ट अपन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करेंगे, लिस्टेड कंपनी. दोस्तों एक बार आपको मैं वापस बता दूं, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन जो है कहां दिया हुआ है, याद करो, 2 क्लॉज 85 में. 2 क्लॉज 85 में. गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है 2 क्लॉज 45 में. स्मॉल कंपनी 2 क्लॉज 85, गवर्नमेंट कंपनी 2 क्लॉज 45. अभी तक जितने भी डेफिनेशन पढ़े सबका एक बार सेक्शन बताता हूं, मेरे साथ याद करो. 2 क्लॉज 20 हो गया कंपनी का, 2 क्लॉज 11 हो गया बॉडी कॉर्पोरेट का. ठीक है. फिर हमने पढ़ा होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट. होल्डिंग का हो गया 2 क्लॉज 46, सब्सिडरी का हो गया 2 क्लॉज 87 और एसोसिएट का हो गया 2 क्लॉज 6. फिर हमने पढ़ा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, और ओपीसी भी बता देता हूं यहीं पे. पब्लिक कंपनी का था 71, प्राइवेट का था 68 और ओपीसी का है 62. ऐसा वो साइंस बैकग्राउंड से तो है, तो कोई समझेगा यार. हर एक आयन का, हर एक एटम, एक एलिमेंट का एक नंबर होता था, वैसे यहाँ पे हर एक एलिमेंट का एक नंबर दे रखे हैं ये लोग फालतू का. ठीक है. अब उसके आगे सर हमने पढ़ा कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करो तो 2 क्लॉज 40, और फाइनेंशियल ईयर की बात करो तो 2 क्लॉज 41. आप स्मॉल कंपनी की बात करो तो 2 क्लॉज 85, और आप गवर्नमेंट कंपनी की बात करो तो 2 क्लॉज 45, और अगर आप लिस्टेड कंपनी की बात करो तो 2 क्लॉज 52. ये आपके सेक्शंस हैं. सर कैसे याद रहेंगे सेक्शन नंबर? सर सेक्शन नंबर याद करना जरूरी है क्या? देखो बेटा, पहले के जमाने में नहीं था. आज के जमाने में जितना कंपटीशन बढ़ गया है ना, जितना लोगों का डर बढ़ गया एग्जाम से, जितनी उनकी मेहनत बढ़ गई है, तो वो सेक्शन नंबर याद करके जाते हैं. तो पहले अगर कोई इंसान 100 में से एक इंसान सेक्शन नंबर लिखता था, तो आज 100 में से 20 बच्चे ऑलरेडी सेक्शन नंबर लिख रहे. तो आप अगर सेक्शन नंबर लिखोगे ना, तो आपका पेपर ग्रेट में नहीं, थोड़ा सा अबव एवरेज में जाएगा. थोड़ा सा अबव एवरेज में जाएगा, एक्सट्रीम ग्रेट में आज भी नहीं जाएगा. पर मेरे को लगता है सेक्शन नंबर याद करना बहुत आसान है. क्यों बताए यार? एक बात बताओ, मैंने स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा. स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में मैं ये याद कर रहा हूँ, पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, और अपना पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम होना चाहिए, एंड टर्नओवर 40 करोड़ से कम होना चाहिए, 3 कंपनी स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकते. ये सारी चीजें मैं पढ़ रहा हूं. मैं एक छोटा सा नंबर याद नहीं कर सकता, 2 क्लॉज 85. वो तो मेरे मन में है कि मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं याद नहीं कर रहा हूं. पर आप कोशिश करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा. और वैसे भी सारे नहीं याद करे ना, देखो स्क्रीन में जितना है उतना ही तो याद करना है.
जितना स्क्रीन में है उतना ही याद करना है, इसके आगे आपको कुछ याद ही नहीं करना है, तो भैया इतना तो याद कर ही लो मेरे साथ साथ, ठीक है। सर देखो, एक होशियार आए हैं हमारे बीच में, जीशु, कह रहे सर 241 में आईएफएससी का स्पेशल पॉइंट क्या था। राजा, आईएफएससी को लेकर के ना, जैसे आपकी प्राइवेट कंपनी को बहुत सारे एग्जेम्पशन होते हैं, पब्लिक कंपनी को बहुत सारे एग्जेम्पशन होते हैं, वैसे आईएफएससी को भी बहुत सारे एग्जेम्पशन होते हैं। अब ये एक्सेप्शन कम से कम 20 से 25 है, और हर प्रोविजन में जाके आईएफएससी का ये, आईएफएससी का वो करके ये लोग लिख देते हैं। अब जितने भी एक्सेप्शन है ना, वो सारे मैंने एक जगह इकट्ठा करके आपके समरी नोट्स के लास्ट वाले पेजेस में, अगर आप समरी नोट्स के लास्ट वाले पेजेस में जाओगे, देखो ये समरी नोट्स है आपका, इसके आप एकदम अगर लास्ट वाले पेजेस में जाओगे, यहाँ पे ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे अगर आप लास्ट वाले पेजेस में जाओगे तो आपको एक्सट्रीम लास्ट पेज में मिलेगा एग्जेम्पशन टू स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी। उसमें जितने भी रेलेवेंट एग्जेम्पशन है ना, वो एक पेज में आपके लिए मैंने समराइज कर दिया है, इतना ही आपने बाद में पढ़ना है। उसके अलावा जितना भी दिखे प्लीज इग्नोर कर देना, क्योंकि भैया 250-300 घंटे भी पढ़ोगे ना, फिर भी आपका आईसीआई मॉड्यूल खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो उतनी इज्जत देना जितनी मैं दे रहा हूं, ठीक है राजा, यीशु समझे। चलो ओके, आगे बढ़ो, मेरी बात सुनो सर, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों को पढ़ना है लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन। लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुनो। लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन में आ चुका है, और आपको लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक मेजर अमेंडमेंट है। सर पहले तो समझो लिस्टेड कंपनी मतलब क्या होता है। लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज लिस्टेड एनी सिक्योरिटीज इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बस इतना ही लिखना, आरएससी, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। केशव बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस राजा, एफएस एंड एफआई लिखा है। सर मैं डेफिनेशंस की समरी बनाया, एफएस और एफआई लिखा तो क्या आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल ईयर। थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके चलना पड़ेगा राजा। मैं आपको वापस बता दूं, फाउंडेशन वाला बचपना खत्म करो, इंटर वाले में आ जाओ। इट इज अ प्रोफेशनल एग्जाम, प्लीज समझो, इस तरीके से नहीं चलेगा। सुनो मेरी बात सर, लिस्टेड कंपनी में मैंने क्या कहा, लिस्टेड कंपनी मींस एनी कंपनी विच हैज लिस्टेड एनी सिक्योरिटी। एनी मतलब क्या, कोई भी सिक्योरिटी अगर आपने लिस्ट करवा रखा है, तो कहां पे, आरएसई में। आरएसई मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सर आपको पता है आज के डेट में एनएससी बीएससी क्या होते हैं। सर एनएससी और बीएससी दो स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे मार्केट में ट्रेडिंग होती है। अगर आप कोई कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहो तो आप एनएससी से खरीदते हो या बीएससी से खरीदते हो। आप अगर बेचना चाहो तो आप एनएससी में बेचते हो या बीएससी में बेचते हो। तो वो जो स्टॉक, उसको कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ना, इनको हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मतलब ये सेबी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है कि हाँ भैया ये लीगल स्टॉक एक्सचेंज है, यहां से आप खरीदी बिक्री कर सकते हो। अगर उस स्टॉक एक्सचेंज में आप जाके अपने आप को लिस्ट करवाओ, लिस्ट करवाओ मतलब आप जाके वहां पे अपने आप को रजिस्टर करवाओ, तो भैया आपकी कोई भी सिक्योरिटी अगर आप लिस्ट करोगे ना, तो उसको हम कहते हैं लिस्टेड कंपनी। जैसे कि सर आज अगर मैं आपके सामने, ये देखो स्क्रीन में देखो, अगर मैं खोलूं एनएससी वेबसाइट, ठीक है, अच्छा यहाँ नेट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। एनएससी का वेबसाइट अगर आप खोल के देखोगे तो आपको वहां पे दिखेगा बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड है। तो जितने भी लिस्टेड है ना, वो सारे लिस्टेड कंपनी होते हैं। पर यहां पे लिखा है सर, इफ यू हैव लिस्टेड एनी ऑफ योर सिक्योरिटीज। सर द वर्ड यूज्ड हियर इज सिक्योरिटीज। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। जब आप कहते हो शेयर्स, तो शेयर्स क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है। सर जब आप कहते हो शेयर्स, मतलब आप कंपनी के शेयर्स की बात कर रहे हो, जो शेयर कैपिटल का एक हिस्सा होता है। शेयर यानी कि जैसे आप यू मान लो इक्विटी शेयर। लेकिन जब आप सिक्योरिटीज की बात कर रहे हो सर, उसमें शेयर्स तो आते ही आते हैं, उसके साथ साथ डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें आती है। तो शेयर इज एन नैरो टर्म, सिक्योरिटी इज अ ब्रॉडर टर्म। सिक्योरिटीज में शेयर्स आते हैं, लेकिन सर सिर्फ शेयर्स नहीं आते, उसके अलावा डिवेंचर, डिपॉजिट, बॉन्ड्स, ये सब चीजें भी आती है। तो मतलब मैं एक कंपनी हूं जो अगर अपने डिवेंचर इशू कर रहा है और डिवेंचर को जाके लिस्ट करवा रहा है, सुनना मेरी बात, अगर मैं एक कंपनी हूं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मैंने अपना शेयर्स नहीं, मैंने अगर अपना डिबेंचर इशू किया और डिबेंचर को जाके मैं लिस्ट करवा रहा हूं, डिबेंचर को जाके मैं लिस्ट करवा रहा हूं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लिस्टेड कंपनी कहेंगे, बिकॉज डिबेंचर इज अ सिक्योरिटी और आपने अपनी एक सिक्योरिटी को लिस्ट करवा लिया। अब राजा मेरे को एक बात बताओगे छोटी सी,
सर जब आप एक लिस्टेड कंपनी होते हो, इसका मतलब आप पब्लिक से पैसा मंगवा रहे हो। किससे? पब्लिक से पैसा मंगवा रहे हो कि आओ और मेरे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो। मेरा सवाल है तुमसे, क्या एक पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो सकती है? हाँ सर, बिल्कुल पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड होती है। मेरा सवाल है, क्या एक प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है? क्या एक प्राइवेट कंपनी लिस्टेड कंपनी हो सकती है? कैन देयर बी अ प्राइवेट कंपनी विच इज लिस्टेड कंपनी? अभी तक जितना आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे मेरे को बताओ, कैन देयर बी अ प्राइवेट कंपनी विच इज लिस्टेड कंपनी? याद रखना सर, प्राइवेट कंपनी में एक लिमिटेशन होता है कि मैक्सिमम मैक्सिमम 200 मेंबर्स होंगे, और मेंबर्स होंगे 200 मेंबर्स होंगे। और जब आप जब लिस्टेड करते हो ना, तो आप पब्लिक एट लार्ज से पैसा मंगवाते हो, मतलब 8-10 हजार तो कहीं नहीं गए, उतने लोगों से पैसा मंगवाते हो। अब मेरे को बताओ, क्या एक प्राइवेट कंपनी लिस्टेड कंपनी हो सकती है? द आंसर इज यस। और प्राइवेट कंपनी कैन बी अ लिस्टेड कंपनी। बकवास कर रहे हो सर, मेरे को नहीं खेलना ये गेम। क्या बोल रहे हो? कैसे हो सकती है लिस्टेड? नॉनसेंस है ये तो। हो कैसे सकती है लिस्टेड? सर सुनो ना, लिस्टेड के लिए ना, मैंने कहा शेयर्स भी लिस्ट होते हैं, डिबेंचर्स भी लिस्ट होते हैं। प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिशन क्या है? प्राइवेट कंपनी में यह है कि 200 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर, ठीक है? तो मैं शेयर्स तो 200 लोगों से कम को ही दूंगा, पर मेरे जो डिबेंचर्स है ना, डिबेंचर्स, वो क्या मैं जाके लिस्ट करवा सकता हूं? सर क्या मैं अपने डिबेंचर्स को लिस्ट करवा सकता हूं? द आंसर इज यस। डिबेंचर्स को जाकर के मैं लिस्ट करवा सकता हूं, और अगर मैंने जाके डिबेंचर को लिस्ट करवा दिया ना, तो मेरी प्राइवेट कंपनी क्या बन गई? लिस्टेड कंपनी बन गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, सर प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। एक प्राइवेट कंपनी है टाटा प्राइवेट लिमिटेड। सर क्या ये शेयर्स इशू कर सकती है? हाँ जी हाँ, शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम 200 मेंबर होंगे, मतलब पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। सर क्या ये डिबेंचर इशू कर सकती है? हाँ जी सर, डिबेंचर इशू कर सकती है। पर क्या ये प्राइवेट कंपनी डिबेंचर जो है पब्लिक को इशू कर सकती है? सर दी आंसर इज, आप ये पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन जाके पढ़ोगे, सर ये देखो मेरे स्क्रीन पे, अगर आप प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन 2 क्लॉज 68 में जाके पढ़ोगे, तो आपको दिखेगा कि इट इज प्रोहिबिटेड। देखो 2 क्लॉज 68 में क्या लिखा है? इट इज प्रोहिबिटेड इन्विटेशन फ्रॉम पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज। शेयर्स नहीं बोला है सर, कोई भी सिक्योरिटीज। मतलब आप डिबेंचर के लिए भी सब्सक्रिप्शन नहीं मंगवा सकते। तो आप डिबेंचर के लिए भी पब्लिक से पैसा नहीं मंगवाओगे। तो आप क्या करोगे सर? डिबेंचर के लिए क्या आप प्राइवेट से पैसा मंगवा सकते हो? हाँ सर, आप डिबेंचर से प्राइवेटली पैसा मंगवा सकते हो। और जब आप प्राइवेटली पैसा मंगवाओगे ना, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब सर आप ना प्राइवेटली 10-12 लोगों के पास गए और आप डिबेंचर इशू कर दिए। सर थोड़ा सा समझते जाना, बहुत हैवी कंटेंट है। मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा के आगे बढ़ सकता हूं एग्जाम ओरिएंटेड बोल करके, पर मैं चाहता हूं जो लोग कॉन्सेप्ट के लिए आए ना, एक बार समझो। पर अगर तुम बोलोगे सर एकदम और मतलब थोड़ा 4-5 बार बोल के समझाओ, तो वो रेगुलर बैच हो गया राजा। पर एक बार आराम से समझना, आई प्रॉमिस समझ आ जाएगा। बहुत प्यार से एक ही फ्लो में समझाऊंगा, मस्त एकदम फ्लो में। सर मैंने एक एक करके बोला। मैंने बोला प्राइवेट कंपनी है, क्या तुम शेयर्स इशू कर सकते हो? सर देखो शेयर्स ना आप प्राइवेटली करो, 200 मेंबर को करो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब पब्लिक के पास तो जा ही नहीं सकते। लिस्टेड पे तो अभी आ भी नहीं रहे हम, तो पहले पब्लिक और प्राइवेट पे बात कर रहे हैं। दूसरा, डिबेंचर इशू कर सकता हूं? देख भाई, पब्लिक को तो नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है, यू प्रोहिबिट इन्विटेशन फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटी। मतलब डिबेंचर भी इशू नहीं कर सकता। पर सर डिबेंचर क्या प्राइवेटली इशू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सर प्राइवेटली मतलब क्या? प्राइवेटली मतलब मेरी कंपनी है टाटा प्राइवेट लिमिटेड, मैं ना बड़े बड़े लोगों के पास गया। मैं बोला गौतम अडानी के पास गया, मैंने बोला मेरी कंपनी में 1000 करोड़ रुपए दे दे। मेरी कंपनी है टाटा प्राइवेट लिमिटेड, तू मेरी कंपनी को 1000 करोड़ रुपए दे दे, मैं तेरे को मेरी कंपनी का डिबेंचर दूंगा। ऐसे में गौतम अडानी जैसे टोटल 5 लोगों के पास गया, 1 2 3 4 5। ये 5 लोगों को मैंने बोला 1000 करोड़ दे दो, मैं आपको डिबेंचर दे दूंगा और ये मेरा प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाएगा। सर अडानी पैसा देने को रेडी है, अडानी को मेरे कंपनी पे भरोसा भी है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तुम हो प्राइवेट कंपनी, तुम हो प्राइवेट कंपनी, तो तुम्हारे ना कंप्लायंसेस बहुत कम है। और अडानी अगर तुम्हारी कंपनी में 1000 करोड़ देगा ना,
तो वो चाहेगा कि कंपनी में क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, मतलब हर चीज विजिबल होनी चाहिए, हर चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो भैया इसलिए अडानी क्या फोर्स करता था पता है, अडानी फोर्स करता था कि भाई ये काम करना, तूने प्राइवेटली मेरे से पैसा लिया, उसको मैं कहूंगा प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या ये लीगली अलाउड है? हाँ भैया, तुमने पब्लिक से पैसा नहीं मंगवाया ना, तुमने प्राइवेट में 10-12 लोगों से मंगवाया ना, चलता है। पर अब अडानी तुमको ये फोर्स करेगा कि एक काम कर भाई, तूने ये जो सिक्योरिटी इशू करी है ना, ये जो तूने सिक्योरिटी प्राइवेट प्लेसमेंट इसमें इशू करी है ना, इसको तू जाके लिस्ट करवा, इसको तू जाके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा। तो खरीदी बिक्री भले नहीं करेंगे, पर तू लिस्ट करवा। लिस्ट करवाने से क्या होगा पता है, तूने अपने एक डिबेंचर को लिस्ट करवाया, अपने एक सिक्योरिटी को लिस्ट करवाया, तो टाटा प्राइवेट लिमिटेड क्या बन गई, लिस्टेड कंपनी बन गई। अब लिस्टेड कंपनी जैसे ही बनोगे सर, आप पे कंप्लायंसेस की बौछार आएगी, आप पे कंप्लायंसेस की बौछार आएगी। और जब आप बहुत सारे कंप्लायंसेस करोगे, जब आप बहुत सारे रिपोर्टिंग करोगे, तो हमारा गौतम अडानी शांति से बैठेगा कि हाँ भैया लिस्टेड कंपनी है। इसके पीछे तो हाथ धो के एक पागल इंसान पड़ा है, वो है सेबी। सेबी इसके पीछे हाथ धो के पड़ा है, तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब कौन सोच रहा है सर, ये सब गौतम अडानी। तो गौतम अडानी क्या कर रहे हैं, जाके अपने आप को लिस्ट करवाओ। और सामने वाला लिस्ट करवाएगा, क्यों करवाएगा, क्योंकि उसको गौतम अडानी के पैसे चाहिए। उसको क्या चाहिए, गौतम अडानी के पैसे चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ सर, आप समझो, आपने सिक्योरिटी इशू करी प्राइवेट प्लेसमेंट में, और उस प्राइवेट प्लेसमेंट में इशू किए हुए सिक्योरिटी को जाके आपने लिस्ट करवाया रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, और इसलिए आप बन गए लिस्टेड कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड कंपनी बनती है। क्या समझे? हम्म, समझे? पर सर ये तो गलत हो गया। आपने बोला प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड कंपनी बनती है, ये कॉन्सेप्ट तो मैं समझ गया, पर पूरे कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा फ्लॉ आ गया सर, कि भैया तूने किसी कंपनी को पहले लिस्टेड कंपनी बनाया क्यों? तूने किसी कंपनी को पहले लिस्टेड कंपनी बनाया क्यों? सॉरी, पहले प्राइवेट कंपनी बनाया क्यों? प्राइवेट कंपनी इसलिए बनाया ताकि तुम उसको एक्सेप्शन दे सको, उसको बहुत सारा एग्जेम्पशन दे सको। फिर यार उसने शेयर इशू किया प्राइवेट प्लेसमेंट में, किसी पब्लिक का पैसा खाया है क्या? नहीं, 8-10 लोगों का पैसा खाया है, वो उसको पब्लिक नहीं बोल सकते। पब्लिक मतलब बहुत बड़ी जनता। क्या बड़ी जनता का पैसा खाया है? नहीं, उसने प्राइवेट प्लेसमेंट पे मंगवाया है। बस फर्क सिर्फ ये है कि किसी के कहने पे उसने लिस्ट करवा दिया, तो अब तुम क्या बोल रहे हो, लिस्टेड कंपनी है, और लिस्टेड कंपनी है तो तुमने उसको कंप्लायंसेस में मार दिया। अरे अगर कंप्लायंसेस में इतना मारोगे तो वो अपने आप को पब्लिक कंपनी में नहीं कन्वर्ट कर लेगा, बोलेगा जब इतनी ही मरवानी है तो एक काम करता हूं ना, पब्लिक से पैसा ले लेता हूं, मैं क्यों प्राइवेट प्राइवेट खेल रहा हूं, पब्लिक से पैसा लेते। तो इसलिए हमने को समझ आया कि अगर इस तरह के कंपनीज को हम लिस्टेड बोलेंगे ना तो गलत हो जाएगा। तो पहले इन्होंने क्या लिखा था, पहले डेफिनेशन में इन्होंने यही लिखा था कि अगर अगर आप अपने कोई भी सिक्योरिटीज अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा रहे हो तो आप लिस्टेड कंपनी हो। अगर आप कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट करवाओगे तो आप लिस्टेड कंपनी हो। पर सर बाद में इसके नीचे इन्होंने एक पावर दे रखा था कि सीजी में प्रेस्क्राइब एंड एक्सक्लूड सर्टेन कंपनीज। हमने सीजी को पावर दे रखा था कि सीजी रूल बना करके कुछ कंपनीज को लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन से हटा सकता है, और सीजी ने वही किया और हटाया कुछ कंपनी को। किसके डेफिनेशन से? आपके लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन से। कैसे? सुनना, सीजी ने क्या बोला, सुनना मेरी बात। सीजी ने बोला, सुन भाई, सीजी ने बोला ये 3 कंपनीज जो होते हैं ना, इनको हम लिस्टेड नहीं बोलेंगे। पहला, पब्लिक कंपनी नॉट लिस्टेड इक्विटी, वो पब्लिक कंपनी जिसने अपना इक्विटी लिस्ट नहीं किया है, वो पब्लिक कंपनी जिसने अपना इक्विटी लिस्ट नहीं किया है। सुनना मेरी बात ध्यान से, वो कंपनी जिसने अपना इक्विटी लिस्ट नहीं किया है, उस पब्लिक कंपनी को भी हम लिस्टेड सर आप हो क्या मेरे सर? हम क्या पढ़ रहे हैं सर, मैं आपको बता, ये सर ये ना है कॉम्प्लिकेटेड, ये फाइनल का कंटेंट है जो इंटर में आया है, और इस पे एग्जाम में प्योर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, और वही क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना रखता है। तो एकदम चौकन्ने हो जाओ। और मेरी बात सुनो सर, सर लिस्टेड कंपनी में मेरा नेट नहीं चल रहा है, नहीं तो मैं आपको बहुत सारे डेफिनेशंस दिखाता। अनफॉर्चुनेटली नेट नहीं चल रहा है, अगले क्लास में याद दिलाना, दिखाने की कोशिश करूंगा। पर अभी मेरी बात सुनो सर, आपकी अगर एक लिस्टेड कंपनी है, चलो नेट तो मैं इससे ऑन कर सकता हूँ ना, अपने हॉटस्पॉट से देख लेते हैं, कोशिश कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर,
मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मेरा आपको लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में पहले इन्होंने एक इतना जनरल डेफिनेशन लिखा जिससे आप अगर अपना डिबेंचर भी लिस्ट करवा रहे हो ना, अगर आप अपने बॉन्ड्स भी लिस्ट करवा रहे हो ना, तो भले आपका इक्विटी लिस्टेड नहीं है पर फिर भी आप लिस्टेड कंपनी बन जा रहे थे। अरे यार मेरे को बताओ क्या मतलब है? आज अगर आज अगर कोई भी टाटा पब्लिक लिमिटेड है, टाटा लिमिटेड है, टाटा लिमिटेड ने अपने इक्विटी शेयर्स नहीं लिस्ट करवा रखे, उसने मान लो सिर्फ डिबेंचर लिस्ट करवा रखे। अरे यार तो डिबेंचर लिस्ट करवा रखा है तो क्यों उसके पीछे पड़ रहा है? माफ करना उसको। अगर तुमने कोई छोटी मोटी सिक्योरिटीज जो प्राइवेट प्लेसमेंट में ली थी, पब्लिक नहीं प्राइवेट प्लेसमेंट में ली थी, उसको लिस्ट करवा रखा है, तो लॉ कहता है छोड़ दे यार, उनको लिस्टेड कंपनी मत बोल, फालतू का कंप्लायंसेस बढ़ जाएगा। तो सर इसीलिए इन्होंने बोला अब पब्लिक कंपनी जिसने अपनी इक्विटी लिस्ट नहीं करवा रखी है, बट उसने लिस्ट करवा रखा है क्या? उसने लिस्ट करवा रखा है, एक सेकेंड इधर आओ, अपन पूरा की वो जो लैंग्वेज है वो पूरा लिखेंगे ढंग से। हाँ, उसने लिस्ट करवा रखा है अपना नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, या फिर उसने लिस्ट करवा रखा है नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो इन्होंने इशू किया था प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर, जो इन्होंने इशू किया था प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर, अगर वो इन्होंने क्या कर रखा है, लिस्ट कर रखा है, वो इन्होंने क्या कर रखा है, अगर उन्होंने लिस्ट कर रखा है तो उसको हम लिस्टेड कंपनी नहीं कहेंगे। अगर एक पब्लिक कंपनी है, मान लो रिलायंस इंडस्ट्री है, जिसने अपना इक्विटी लिस्ट नहीं करवा रखा है, पर उसने क्या लिस्ट करवा रखा है, उसने अपना डिबेंचर सिक्योरिटीज, डिबेंचर जो कि नॉन कन्वर्टेबल है। सर नॉन कन्वर्टेबल मतलब दो तरह के सिक्योरिटीज होते हैं, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मतलब आगे चल के, आज डिबेंचर है, आगे चल के इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और दूसरी तरफ है प्रेफरेंस शेयर, वो भी क्या है, नॉन कन्वर्टेबल, मतलब आगे चल के वो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे। कन्वर्टेबल मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉन कन्वर्टेबल मतलब कन्वर्ट नहीं होंगे। तो अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर सिक्योरिटीज है या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस सिक्योरिटीज है जो आपने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू किया है, इसको अगर आप लिस्ट करवाते हो ना तो आप लिस्टेड कंपनी नहीं बनोगे। मतलब सर अगर एक कंपनी है राम लिमिटेड, राम लिमिटेड का इक्विटी लिस्टेड नहीं है, तो क्या लिस्टेड है सर? उसने ना कुछ डिबेंचर इशू किए थे, पब्लिक को नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, और वो कन्वर्टेबल भी नहीं थे, नॉट कन्वर्टेबल थे, मतलब इक्विटी से कोई लेना देना ही नहीं है, और उसको जाके अगर तुम लिस्ट करवा रहे हो ना, फिर तुम लिस्टेड कंपनी नहीं बनोगे। सर ये एक्सेप्शन में क्यों डालना पड़ा? क्योंकि अगर आप जनरल डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो कहता है कि कोई भी सिक्योरिटी अगर आपने लिस्ट करवा रखा है तो आप लिस्टेड कंपनी हो। अरे पर कोई भी सिक्योरिटी में अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट में इशू किया हुआ सिक्योरिटी जो नॉन कन्वर्टेबल है उसको लिस्ट करवा रखा है ना, तो उसको हम लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया सर पब्लिक कंपनी के लिए। दूसरी तरफ आता है एनी प्राइवेट कंपनी जिसने अपना नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, जो उसने पीपी बेसिस पे, पीपी बेसिस में मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू किया है, अगर उसको लिस्ट करवा रखा है ना तो उसको हम लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। यही तो मैंने तुमको समझाया। अगर एक कंपनी है टाटा प्राइवेट लिमिटेड, उसने अपना डिबेंचर लिस्ट करवा रखा है जो उसने प्राइवेट प्लेसमेंट में इशू किया था, तो उसको हम लिस्टेड कंपनी जनरल स्टेटमेंट के हिसाब से तुमको लगेगा है, पर हमने एक्सेप्शन में डाल दिया ताकि भैया उसको इतना भरपूर कंप्लायंसेस नहीं करना पड़ेगा, ताकि उसको इतना भरपूर कंप्लायंसेस नहीं करने पड़ेंगे। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, और तीसरा पब्लिक कंपनी नॉट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बट लिस्टेड आने दो, बट लिस्टेड इन जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 23(3). सर कन्वर्टेबल डिबेंचर हो और प्राइवेट प्लेसमेंट पे लिस्टेड होगी क्या? सर कन्वर्टेबल डिबेंचर अगर है तो वो लिस्टेड हो जाएगी, वो प्राइवेट प्लेसमेंट पे हो या पब्लिक में हो, आपका कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो वो लिस्टेड हो जाएगी। ठीक है कृतिका?
सुनो सर, तीसरा वाला क्या है, अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो सर, मान लो जैसे कि इंफोसिस, मान लो अगर इंफोसिस इंडिया में लिस्टेड नहीं है पर बाहर के कंट्री में लिस्टेड है, इंडिया में लिस्टेड नहीं है पर बाहर के कंट्री में लिस्टेड है, तो हमने बोला अगर तुम बाहर के कंट्री में भी लिस्टेड हो ना तो तुमको लिस्टेड कंपनी मान लिया जाएगा। अगर तुम बाहर